नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, दर्शुदन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, समीर चौगांवकर साहब सभी बने हुए हैं। राहुल गांधी की हमने जो विदेश में वो बातें कह रहे हैं उसकी खूब चर्चा हमने की और जो बातें आपत्तिजनक थी वो भी आपको हमने दिखाई। अब जरा बात करते हैं देश के अंदर जो लगभग आप कुछ दिनों में देखिए घटनाएं बार बार हो रही हैं। रेलवे ट्रैक पर कोई कुछ रख के चला जा रहा है, कभी टक्कर होती है या कभी उससे पहले पता चल जाता है तो वो चीज़ें हटा ली जाती हैं वहाँ से, लेकिन कोई बड़ा हादसा कराना चाहता है देश के अंदर, ये तो साफ है। उदाहरण आपको दे रहा हूं मैं। कल तक हमने बात की थी कानपुर में। कानपुर के अंदर ट्रैक पर लोहे का टुकड़ा, उसके अलावा सिलेंडर भरा हुआ, गैस से भरा सिलेंडर, उसके बगल में पेट्रोल बम जैसी चीज़, एक विस्फोटक जैसा पदार्थ भी मिला था। जबलपुर में हुआ, अलीगढ़ में, फर्रुखाबाद में, बिजनौर में, कानपुर में दोबारा हुआ। अब अजमेर में सीमेंट के ब्लॉक रखे गए रेलवे ट्रैक के ऊपर। ये देखिए जरा, वो आपके सामने है। सीमेंट के ब्लॉक कौन रख रहा है भाई ट्रेन के ऊपर जाकर के? कोई आदमी जा रहा है, वो बड़ा जैसे आरा मिल के अंदर बड़े बड़े लकड़ी के तने काटे जाते हैं, वैसे जाकर के बड़ा सा तना लकड़ी का रख दिया है किसी जगह पर। कहीं सिलेंडर रख रहा है, कहीं एलॉय व्हील रख रहा है। सारी चीजें क्या हैं? अब ये किसी के ऐसे तो नहीं किसी की शैतानी दिमाग की खुरापात है, कोई बैठा क्या करें चलो भाई यही करो, ऐसा तो नहीं है। कोई तो है इसके पीछे, एक नहीं इतनी जगहों पर, ज्यादातर उत्तर भारत के अंदर। क्यों और कौन कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको सीधे अजमेर लेकर के चल रहा हूं। ये आपने जो तस्वीरें देखी, सीमेंट के ब्लॉक्स जिस तरीके से रखे गए थे, क्या ट्रेन थी, कहां से कहां जा रही थी, कब की वारदात है, टक्कर हुई या उससे पहले पकड़ लिया गया? मनीष भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव। मनीष, आप स्पॉट पर ही हैं, मुझे दिख रहा है आपके पीछे रेलवे ट्रैक। बताइए जरा कि ये, मैंने कल तक बात की बहुत सारी और जगहों की, कानपुर से हमने लाइव डिटेल दिखाई थी दर्शकों को, आज अजमेर में हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं ट्रैक पे मौजूद हूँ। ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये सीधे अहमदाबाद की तरफ जाता है। दूदू से ये ट्रैक है और रात को पहले ये इस ट्रैक पे एक पत्थर रखा और यहीं से 500 मीटर की दूरी पर वो जो सामने का आप ट्रैक देख रहे हैं, दो जगह पर पत्थर रखा। ये देखिए, ये वो ब्लॉक रखा हुआ है, सीमेंट का बहुत बड़ा ये ब्लॉक है। ये दो ब्लॉक जो है ये रखे गए हैं यहाँ पर। ये हालांकि डिमार्केशन के लिए ट्रेन के रखे जाते हैं। ये जो पूरा एक आप प्लेटफॉर्म टाइप का बना हुआ देख रहे हैं, इस पर रखा हुआ था ब्लॉक। इसको तोड़ा है यहाँ से और उसके बाद इस ब्लॉक को पटरी के ऊपर रखा था। अब बड़ी बात यह है, जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई कि 10:27 पर यह घटना जो थी ये पुलिस को पता लगी। इसी जगह से जो मालगाड़ी थी वो जा रही थी और इंजन जो है पहले ब्लॉक पे लगा और उसके बाद एक दूसरी तरफ भी रखा हुआ था। ये तो जब पुलिस ने यहाँ पर छानबीन करी तब पता लगा। पुलिस का ये कहना है कि ये साजिशन ही रखा गया है, क्योंकि इसे हम ये नहीं मान सकते हैं कि कोई ऐसा न्यूसेंस फैलाने के लिए या कोई ऐसा व्यक्ति जो शराब के नशे में कुछ कर दिया, क्योंकि ब्लॉक जो है बहुत बड़ा है। ये लगभग 70-80 किलो का ब्लॉक है, लगभग एक व्यक्ति से हो नहीं सकता। दूसरी बात, ये पूरा माइंड मेकअप करके रखा गया है कि एक पटरी पे यानी एक ट्रैक पे अगर किसी रेलवे के पुलिस अधिकारियों को या कर्मियों को पता लग जाता है, हटा दिया जाता है, तो यहां से 500 मीटर की दूरी पर दूसरे रेलवे के ट्रैक पर भी रखा जाएगा। तो दीपक कुमार जो कि एडिशनल एसपी हैं, कुछ देर पहले उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा है कि आतंकी साजिश के एंगल पर भी हम जांच कर रहे हैं, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये एक बड़ी साजिश के तहत ही कुछ ना कुछ माना जा रहा है, क्योंकि प्राइमा फेसाई जो हम लोगों ने जांच करी है शुरुआत में सुबह आके, उससे यही पता लगा है कि इतने बड़े जो ब्लॉक्स जो सीमेंट से जड़े हुए थे, जो कि यहाँ पर डिमार्केशन के लिए रखे गए थे, डीडीएलसी का ये पूरा ये ट्रैक है जिसमें मालगाड़ी एक्सप्रेस चलती है, बगल में जो दूसरा ट्रैक है उस पे पैसेंजर ट्रेन भी चलती हैं। तो इस पे 500 मीटर की दूरी पे बड़े बड़े ब्लॉक्स को रखना यानी साफ है कि एक व्यक्ति नहीं है इसके पीछे। दूसरी बात यह है कि लगभग 4 से 5 लोग इसको साजिशन ही इसको पूरा प्रयास किया है ताकि ये डिरेल हो सके या इससे बड़ी कोई घटना हो सके। 10:27 पे जिस वक्त ट्रेन यहां से गुजर रही थी उस वक्त इसी ब्लॉक्स पे इंजन टकराया और उसके बाद ट्रेन आगे जाके रुकी। उसके बाद आरपीएफ को सूचना दी गई, वहां से पुलिस को सूचना दी गई। लगभग 12 बजे रात को जब इस रेलवे ट्रैक पर पूरा पुलिस ने गश्त किया है, तब पता लगा है कि इस ट्रैक के दूसरी तरफ यानी उस ट्रैक की तरफ 500 मीटर दूरी पर एक और बड़ा ब्लॉक रखा है। अगर उधर से भी कोई ट्रेन आ रही होती तो यही हादसा दोबारा हो जाता और गनीमत था कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यहां पर अभी कुछ देर पहले तमाम पुलिस अधिकारी आए, उन्होंने मोबाइल नेटवर्क्स की यहां पर जांच की है कि रात के लगभग 9 से 10 बजे के बीच में इस सुनसान इलाके पे कितने नेटवर्क काम कर रहे, तो उसके आधार पर पता लगेगा। ये आप देखिए पूरा इलाका सुनसान इलाका है और इस जगह पर इस रेलवे ट्रैक में इस पत्थर को रख के जो अभी आप दिखा रहे थे जगह, वो एक बार मैं चाहूंगा फिर आप दिखाइएगा मनीष। आपने बताया ये जो ब्लॉक था यहीं सामने चुना हुआ था, मतलब पिलर के ऊपर जड़ा हुआ था, वहां से तोड़ करके इसको निकाल करके रखा है ट्रैक पर। वो जगह दिखा दीजिए जरा। जी हाँ,
देखिए ये वो जगह है। अब आप देखिए ये मालगाड़ी एक्सप्रेस यहाँ से गुजरती है। DFCCIL का ये ट्रैक है और इस तरीके के हर 1 किलोमीटर दूरी पर ये एक प्लेटफॉर्म की तरीके से बनाया गया है और ये डिमार्केशन के लिए ये बड़ा सा पत्थर रखा गया है ताकि वो लोको पायलट को पता लग सके। अब इस जगह आप देखिए ये सीमेंटेड पूरा जड़ा हुआ था और इस सीमेंटेड से इसको उखाड़ के इस वाले ब्लॉक को, यानी एक व्यक्ति से ये ब्लॉक हिल नहीं सकता, लगभग 2 से 4 लोग इस ब्लॉक को उठा के इस ट्रैक पे रखेंगे, तो ये यहाँ पे रखा गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये साजिश ही रखी गई। ये तो एक ट्रैक पे हो गया। दूसरे ट्रैक पर 500 मीटर की दूरी पर, यानी पूरा माइंड मेकअप था कि अगर यहाँ पे किसी को पता लग जाता है तो 500 मीटर की दूरी पे अंधेरे पे रखा जाए ताकि किसी को पता ना लगे। ये तो पुलिस ने जब इस पूरे ट्रैक को छाना बीना यहाँ पर गश्त किया तब पता लगा कि दूसरे ट्रैक पर भी जो है यहाँ पर ब्लॉक रखा गया। हर 15 मिनट पर इस ट्रैक पर ट्रेन गुजरती है। दूदू से अहमदाबाद जाती है, अहमदाबाद से जयपुर की तरफ आती है, बगल में एक्सप्रेस है, पैसेंजर ट्रेन है, यहाँ से गुजरती हैं। तो आप समझिए कि एक बड़ा हादसा हो सकता बिल्कुल हो सकता था। और आपने जैसा बताया कि सारे पुलिस इसमें हर एंगल से जांच कर रही है, इसमें कोई टेरर एंगल है क्या, साजिश का एंगल है, सब तरीके से पुलिस जांच करेगी। लेकिन बड़ा खतरनाक है जो हो रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष, आपने स्पॉट से सारी चीजें दिखाई और तफसील से बता दी। समझ में आया कि क्या करने की कोशिश जो थी वो की जा रही थी। और ऐसा नहीं है कि ये जैसे कल कानपुर की वारदात, आज अजमेर की, जहां पर टक्कर हुई और भगवान की कृपा से कुछ हुआ नहीं, ट्रेन सही सलामत रही। कई जगहों पर ट्रेन पलटी। अभी पिछले दिनों कई ट्रेन हादसे हुए हैं जिसमें हम सीधे रेलवे को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब सबकी जांच हो रही है कि क्या उन ट्रेन हादसों में भी ऐसी कोई साजिश थी, क्या वहां पे, क्योंकि कई जगहों पर आया कि भाई कोई हमको कहीं लोहे का बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ मिला है, कहीं उन्हीं वजहों से कहीं ये हादसे हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये तो बड़ा सिनिस्टर है, बड़ा खतरनाक है, बहुत बड़ा साजिश कुछ है त्रिपाठी जी इसके अंदर। अभी तक तो पहले लग रहा था कि हो सकता है कोइंसिडेंस हो, भाई एक जगह हो गया, 2 जगह हो गया, अब 10 जगह पर नहीं। इसमें कोई संदेह अब नहीं दिखता है और ये लग रहा है कि देश को किसी बड़ी आशंका, मतलब कोई अनहोनी हो सकती है, उस तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। और हम एक इसका पहलू ये भी देख सकते हैं कि शायद थोड़ा सावधानी, थोड़ी सतर्कता, कई जगह हम बचा पाए, कई जगह नहीं बचा पाए, लेकिन कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो पाई है। ये भी एक है, कहीं कहीं बड़ी दुर्घटनाएं हुई भी जिसमें कई लोगों की जान चली गई। अब सवाल यहां यह है कि क्या इसको लेकर कोई, मैं बार बार एक सवाल जिसको कहें कि इसका जवाब मैं चाहता हूं कि रेल मंत्रालय की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से आए, गृह मंत्रालय की तरफ से, कि इसको लेकर कोई समग्र जांच हो रही है क्या? क्योंकि ये एक जगह की जांच अगर करके छोड़ दी जाएगी तो शायद हम उस जगह पर नहीं पहुंचेंगे जो बड़ी साजिश हो सकती है। और इसीलिए जरूरी यह है कि इसको सबको एक साथ क्लब कीजिए, इसकी जांच हो और सभी राज्य सरकारों के साथ जहां जहां ट्रैक है, जीआरपी, आरपीएफ और जो लोकल पुलिस है, उनके कोऑर्डिनेशन को बेहतर किया जाए। क्योंकि आप भले कहें कि अभी हमारे ट्रैक खुले हुए हैं, बहुत सी ऐसी स्थिति है, लेकिन ओवरऑल जो रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके होते हैं वहां निगरानी बढ़ानी पड़ेगी। और जहां विशेष करके रेलवे लाइन के अगल बगल कोई बस्ती है, आसपास में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर में, वहां विशेष सुरक्षा करनी ही पड़ेगी। क्योंकि ये जो है ये बड़ी एक चीज मैं ऐड कर दूं, अगर बस एक लोगों की भागीदारी इसमें, सतर्कता, विजिल, वो बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट मैं यही कह रहा हूं कि अगर एक बार आप तय करेंगे तो शायद आप उनको कर, क्योंकि आरपीएफ या जीआरपी के थाने में इतने लोग तो होते नहीं, कर नहीं सकते। लेकिन अगर एक बार वो तय कर लें तो वेंडर होते हैं, दुकान वाले होते हैं, वहां के लोग होते हैं, वो सब मिलके एक सिक्योरिटी चेन हमें बनानी पड़ेगी। और नहीं होगा तो दुर्घटना बड़ी हो सकती है। कोई शक नहीं है कि कोई बड़ी साजिश है ये? नहीं, इसमें मुझे अब संदेह नहीं दिखता। अभी तक, पिछली बार आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये नहीं कहना चाहिए, जब हम लोगों ने 3 महीने पहले शायद बात की। लेकिन आज मुझे लगता है कि बिल्कुल ये साजिश ही हो रही है और उस साजिश का तरीका वही है कि कोई स्लीपर मॉड्यूल, कोई स्लीपर सेल किसी को तैयार करके भेज दिया और वो खतरनाक तरीके से वहां कुछ रखाता है। कल को दुर्घटना हो जाएगी तो हम उसके तार खोजेंगे भी, तो एक जगह पहुंच के रुक जाएंगे। और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जहां भी ऐसी होती है तो वो तो लोकल पुलिस या जीआरपी वहां की करती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसके लिए एक होलिस्टिक जांच बात कहना चाहता हूं कि अब जो है ना, जितनी घटनाएं पिछले काफी सारी घटनाएं हो गई पिछले दिनों में, तो इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए कि किस तरह का है। और मैं यही बात करूं कि ये इंडिविजुअल इंसिडेंट्स के तौर पर मत देखिए, इसको किसी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तौर पर देखिए। और ये एक्सक्यूज भी अब नहीं चल सकता कि रेलवे मंत्रालय इसको नहीं कर सकता कि भाई इतना बड़ा ट्रैक है। रेलवे मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ या जो भी लोकल यूनिट्स है ना, उनके साथ भी मिलकर कुछ करना हो कि उसमें काम किया जा सकता है। उसके बजट का एलोकेशन भी यदि स्टेट गवर्नमेंट को या उनकी जो एजेंसीज हैं उनके साथ, और बल्कि यदि सोसाइटी उसमें इन्वॉल्व हो जाए
वही मैं क्योंकि कह रहा वो हाँ तो वो लेकिन करना मुझे पड़ेगा। कल किसी ने काउंटर मुझसे बात की जी। कि कल हमने क्योंकि खबर की थी कानपुर वाली जहाँ सिलेंडर रखा था ट्रैक पे, तो मुझसे एक आदमी ने कहा यार इसको आप लोग इतना प्रचारित मत करो, ये तो आइडिया देने जैसा हो गया, क्योंकि बड़ा सरल है ना, किसी भी शरारती तत्व के मन में आया कुछ 70 किलो का जो ये है सीमेंट का, ये 4 लोग भी उठा के नहीं रख सकते। आप एक आदमी की बात करें, 4 लोग नहीं रख सकते। आइडिया कैसे देंगे? आइडिया आपको देने से देंगे ना, सामान्य व्यक्ति थोड़ी नहीं करेगा। मान लीजिए किसी को गुस्सा आ गया तो पत्थर मार देगा। हाँ। बहुत गुस्सा आ गया तो कुछ रख देगा। 70 किलो लेकिन का इस तरह की सीमेंट चीजें करने के लिए वही करेगा जो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए, जिसको लगे कि कोई बड़ा नुकसान हो, कोई बड़ी और दूसरा जो है ना, ट्रेन हमारी है जो है बड़ी हाई स्पीड ट्रेन हो गई हैं। ये वाला भी जो दूदू में जहां पर हुआ, ये अजमेर अहमदाबाद अजमेर मुंबई की जो राजधानी है वो इस पर चलती है, तो वो 150 की स्पीड, एवरेज स्पीड है 120 का। तो यदि वो किसी भी दिन एक भी ट्रेन यदि वहां पर डिरेल होकर, यदि वो सवारी गाड़ी वाली ट्रेन है, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। तब हम जाकर फिर करेंगे। कल हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे थे कानपुर, हाँ, उसमें 12 जमातियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और वहाँ ये बताया गया है कि मकनपुर में हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाह की मज़ार हैं, जहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में जमाती आते हैं। तो क्या उनका हाथ है? और धीरे धीरे पूछताछ हुई है, वहाँ तक पहुँची है पुलिस, अब ले गई है, NIA पूछताछ कर रही है, क्या निकलता है बाद की बात है। लेकिन कुछ समय पहले आज एक अखबार ने ऐसी 9 घटनाओं को चिन्हित किया है। 8 तो मेरे पास लिखी हुई है, मैं आपको गिना के वही 9 को जेके और अलग अलग उसमें से थोड़ा बताया है। पाकिस्तान का एक आतंकवादी है फस्तुल्ला गौरी, उसका एक ऑडियो आया था, फस्तुल्ला गौरी, लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूं याद हो जाए। उसने मौजूदा अपने स्लीपर सेल को कहा था कि रेलगाड़ियों को पलटने की कोशिश करो, कि रेलगाड़ियां ये पलटे। और वो ऑडियो आया उस समय शायद लोगों ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया हो, लेकिन अब जो है जांच एजेंसियां उसको गंभीरता से लेने लगी है कि भाई क्या है। अब ये अभी तक जो मेरी जानकारी आई है कि जब IAS खुरासान, जो कि इस भारत के क्षेत्र के लिए उसने अपने अलग इकाई बनाई थी, और IAS खुरासान, तो ये माना जा रहा है कि IAS खुरासान की भूमिका इसमें हो सकती है। ये जो सिंगल आदमी, जिसमें कोई आपको अपनी ओर से कुछ संसाधन और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं हो, 5, 7, 8 लोग मिलके एक तरीका जाके ढूंढो और उस प्रकार से टेररिज्म फैलाओ। जैसे कल हमने कहा था कि थूक दो, कुछ नहीं मिले तो चाकू मार दो, पत्थर मार दो, छत से धकेल दो, पहाड़ से धकेल दो, फसल में आग लगा दो, घर जला दो, कुछ भी कर दो। जैसे आपने देखा होगा बेल्जियम में एक ट्रक लेके घुस गया, पेरिस में कार्यक्रम हो रहा है, 2 ट्रक वाले घुस जाते हैं, ब्रिटेन में एक चाकू लेके के संसद में घुसने की कोशिश कर रहा है, 5-7 आदमी को भोंक दिया है। तो ये अलग अलग तरीके से कि अब संसाधन की कमी है, सिक्योरिटी बढ़ गई है, काम करना कठिन है। एक भयावह परिस्थिति है कि भारत में ये रेल, जिसमें 2 से 2.5 करोड़ यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हो, इतनी माल ढुलाई होती है, ये बिल्कुल खौफनाक है। ये खौफनाक है। और अब इसके सुरक्षा को लेकर देखिए, अब ये एक आपातकाल की जैसी सिचुएशन है, सुरक्षा की व्यवस्था तो आपको चाक चौबंद करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा इस समय तो तत्काल कोई रास्ता नहीं है। समीर जी, अब ये जैसा सुझाव आया कि इसकी कोई एक सेंट्रल जांच हो, सारे वाक्यों जांच भी हो। और मैं कह रहा हूं कि जैसे कानपुर की घटना है या ये अजमेर की घटना है या जितनी भी घटनाएं हुई है, वो उनको अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। ये सब एक सामूहिक प्रयास है, ये आपस में जुड़े हुए। ऐसा नहीं कि अजमेर का व्यक्ति कोई अलग होगा, कानपुर का व्यक्ति कोई अलग होगा, हावड़ा का अलग होगा, और जिसने कल भिवंडी में कोशिश की करने की वह व्यक्ति अलग होगा। मुझे लग रहा है ये सब कहीं जुड़े हुए, इनका नेटवर्क कहां पर जुड़ा हुआ है। नहीं भी होंगे तो इनकी प्रेरणा तो एक ही होगी। प्रेरणा भी एक ही, जुड़े हुए हैं। ये पूरा प्लानिंग से हो रहा है कि कहां पर रखना है, किस समय रखना है, कौन सी ट्रेनें कहां से निकलती है। मुझे लग रहा है इसकी जांच होने की जरूरत है। और एक बड़ा समूह है इसके अंदर जो स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा है और उस घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। इस पर अब जरूर, और इस पर रेलवे को भी कुछ बोलना चाहिए, गृह मंत्रालय को भी इस पर कुछ अब देश के आके सामने कुछ तो आकर बताना चाहिए कि इतनी वारदातें ये क्यों हो रही हैं, क्या पाया अभी तक आपने जांच में। यूपी से कुछ खबरें, उनका जिक्र मैं आपके सामने करता हूं। मुजफ्फरनगर में एक घटना हुई है, एक लोकेलिटी, एक कॉलोनी मान लीजिए, और वहां पर ज्यादातर बहुसंख्यक समुदाय के, हिंदू समुदाय के लोग रहते थे। उसमें से एक व्यक्ति ने अपना मकान बेच दिया, मकान खरीद लिया एक मुस्लिम परिवार ने, एक मुस्लिम व्यक्ति ने खरीद लिया। अब उसके बाद से वहां पर हंगामा है। मुजफ्फरनगर की भरतिया कॉलोनी का ये वाकया है। बैंक की नीलामी में मोहम्मद नदीम नाम के शख्स ने ये मकान खरीदा। तो बैंक की नीलामी थी, ऐसा नहीं किसी ने बेच दिया तो खरीद दिया। आसपास रहने वाले लोग इसका विरोध करने लगे। नदीम पर अब वो आरोप लगा रहे हैं कि वो यहां पर सामूहिक नमाज पढ़वाता है।
बिजली चोरी से लेकर घर के कमर्शियल इस्तेमाल तक के इल्जाम लग रहे हैं और इसको लेकर हिंदू संगठन सड़क पर आ गए विरोध करने के लिए और मुस्लिम पक्ष जो है वो इन आरोपों को पूरी तरीके से बेबुनियाद बता रहा है। तो अब ये क्या बस यही है कि भाई मंजूर नहीं कि हमारे बीच में कोई दूसरे धर्म का आदमी आकर वो भी हमारे बीच में रहने लगे, वैसा मामला है, या वो कह रहे हैं जैसे कि इसमें बाहर के लोग आते हैं नमाज पढ़ते हैं, उस तरीके की बातें हैं। ये वो मकान है, अच्छा बड़ा मकान है, कोठी नुमा मकान है जिसको इस नदीम नामक शख्स ने जो है खरीदा है। इस पर हमारे पास कुछ वहां से डिटेल्स हैं, बातचीत है, मैं आपको दिखाता हूं। उसने नमाज पढ़ानी शुरू कर दी और नमाज, चलो उनकी धार्मिक आस्था, एक व्यक्ति ने मकान लिया अपने अंदर मकान में पढ़ रहा है, कोई बात नहीं। सामूहिक रूप से नमाज पढ़ानी, बाहर से लोग बुला के वहां नमाज पढ़ानी, कोई मस्जिद तो वहां है नहीं। मानसिकता ये देखी है उन्होंने, एक तो उस मकान के अंदर अस्थायी कार्यालय बना, क्योंकि जो टेबल का निर्माण है वो सीमेंट से करा। अस्थायी होती है मेज धर के कोई मीटिंग कर ली, कोई बात नहीं। सीमेंट से करने का मतलब है उसका इरादा ठीक नहीं, लंबे समय वहां रहने का है या कार्यालय खोलने का है। अनुमान ये है कि इसने जब अस्थायी बना तो इसका मंसूबा ठीक नहीं है। यहाँ कार्यालय बनाना, नमाज पढ़नी, यूँ कुछ ना कुछ इस मोहल्ले में दंगा फसाद कराने चाहता है। यहाँ जो है इलीगल गतिविधि का पाया गया है। यहाँ पर जो है डंडे वंडे भी मिले, कुछ हथियार भी मिले, इस तरीके से जो पता लगा है यहाँ पे। और हमारा तो यहीं सामने ही मकान है बराबर में ही। तो हम ये चाहते हैं सामाजिक सद्भाव बना रहे, और जैसे पुराना पहले से हिंदुओं पे ही था ये मकान, वाल्मीकि समाज के इस पे ही था ये, जिसकी कोठी दी हो। तो यहाँ पर इस तरह की इलीगल गतिविधि का पाया गया है। जो इनकी गतिविधियां हैं, जो इनके विचारधारा जो हैं, वे सही नहीं है हिंदू के प्रति। ये हिंदू के प्रति इनकी विचारधारा जो है, कभी हमारे हिंदू के प्रति इनकी विचारधारा सही नहीं होने की। विधियाँ अलग ही हैं बस, बिल्कुल। अब यहाँ पे भी आवाम में हिंद का बोर्ड लग गया, ये अलग अलग गतिविधियाँ चलाते हैं, देश विरोधी हैं सब। 3-4 लोगों की बात आपने सुन ली, कहीं पर ऐसी कोई बात आपको लगी हो उनके आरोपों में कि भाई जो बहुत तथ्यात्मक हो कि ऐसा किया इन्होंने, ऐसा किया और इससे हम लोगों को प्रॉब्लम है, ऐसा इन्होंने किया, जैसे किसी ने कहा कि नहीं ये तो हम कोई बड़ा दंगा कराना चाहते हैं, तो कोई ऐसी बात वहां हुई हो? अभी तक तो सुनाई दी नहीं। इस व्यक्ति ने, वो जो भी व्यक्ति है उसका तो पक्ष नहीं आया यहाँ पर, नदीम जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने एक बैंक नीलामी में ये कोठी खरीदी है। अभी उस आदमी का राइट है, वो कहीं मकान खरीदे अगर कानून उसकी इजाजत दे रहा है तो ये मामला, इसमें कहीं कोई दम नजर आ रहा है आरोपों में, या केवल यही है कि हमारे बीच में कोई बाहर का आदमी रहने आ गया उतना भरा, वो भी दूसरे धर्म का आ गया? त्रिपाठी जी, मूल ये हो सकता है कि कोई और आ गया सारे, लेकिन एक समस्या भी ऐसे मामलों में होती है और मुझे लगता है कि ये वहां के स्थानीय प्रशासन को अभी से सुनिश्चित करना चाहिए। कल को कोई स्थिति बिगड़ जाए, कई बार होता है कि एकदम सब ठीक होता है, किसी के घर में वो पक्का बेंच बनाए कि वो बड़ा हास्यास्पद तर्क को दे रहे थे कि वो पक्की बना लिया। अरे भाई चाहे जो बनाए, एक पार्टी है, एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ, ये थोड़ा सा उसका कार्यालय बना इसको देखना चाहिए, क्योंकि आप रिहायशी इलाके में अगर घर हैं सारे के सारे, और आप डिफरेंट इशू, नहीं वो इशू अलग है, उसमें दंगा कहां से हो जाएगा भाई? वो आप, होता क्या है कि जो वो बात कर रहे हैं वहां हिंदू मुसलमान देख के तो वो कर ही रहे हैं। हम आप इसको भले चाहे जो कवर देने की कोशिश करें, उनके मूल में तो वही है। और कोई भी पार्टी मान लीजिए चल रही होती तो कल वो कहते कि ये पार्टी वाला है, इस वजह से हो गया। अब उनको साथ में दिख रहा है कि मुसलमान ने एक पार्टी बना ली है तो उनको एक और मिल गया है। तो मुझे लगता है कि इसको प्रशासन को जरूर देखना चाहिए। मैं ऐसे कह रहा हूं, मैं अगर रिहायशी इलाके में रहता हूं, मेरे बगल के मकान में अगर कोई आदमी आया और उसने अपनी कोई राजनीतिक पार्टी खोल के कार्यालय बना दे, मुझे दिक्कत होनी चाहिए इस बात से कि वहां बहुत सारे लोग आएंगे, भीड़ आएगी, वो तो ठीक है, आप समझिए। वो कह रहा है दंगा हो जाएगा। मैं यही कह रहा हूं, वो जो कह रहा है वो तो दोनों बात गलत कह रहा है। वो कह रहा है कि उसने अपने घर में पक्की बेंच, अरे भाई पक्की बनाए, कच्ची बनाए, उससे आपको क्या लेना देना है? वो अपने घर में कुछ भी बना सकता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि अगर उसने कार्यालय खोला और अगर वहां एक, जिसको कहते हैं ना कि अप्रत्याशित भीड़ बढ़ती है, लोग आते हैं, वो अग्रीड, तो वो ध्यान देना पड़ेगा, वरना कल को कोई खराब स्थिति होगी तब आप ये सारे आरोप की नमाज पढ़ाई जा रही है जी बाहर से लोगों को लेकर के। प्रशासन को देखना चाहिए। कई बार हुआ है नोएडा में, एक घर में आपको याद दिलाते हो, जिसको याद हो जाए, वो अपने घर की छत पर नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया था। हर शुक्रवार को, मेरे ख्याल से सेक्टर 28 से 30 का ही मसला है, वो खबर बहुत चर्चित हुई थी। लोगों ने एक बार शिकायत की, 2 बार शिकायत की, नहीं हुआ। उसके बाद किसी दिन वही झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ तो हिंदू मुस्लिम विवाद में खड़ा हो गया। तब पुलिस ने कहा भाई कि ये आप इस तरह से नहीं कर सकते कि घर के ऊपर आप सार्वजनिक पूजा। अच्छा, मकान मालिक का बयान है हमारे पास, जिन नदीम की मैं बात कर रहा हूं, सुनिए। देखिए, समाज में कुछ शरारती तत्व हैं जो नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम साथ रहें, केवल ये उनका काम है और इसी तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। हाँ, ये मेरा मौलिक अधिकार है, संविधान ने मुझे इजाज़त दी है, भारत के प्रत्येक नागरिक को इजाज़त दी है सरकार
भारत के कानून ने कि कोई भी भारत में कहीं भी मकान खरीद सकता है, और मकान खरीदने के लिए ही इस कश्मीर में अभी 370 की धारा हटाई गई है। वहाँ पे कोई भी हिंदू भाई या मुस्लिम भाई भी मकान ले सकता है। उसी के आधार पे पूरे भारत में कोई भी कहीं भी मकान खरीद सकता है। अब ये नदीम साहब जैसे तो नेता ही लग रहे थे, उनकी बोलचाल से भी, कपड़ों से भी, लेकिन अब पार्टी को तो सामने दिखी गई, उन्होंने बना रखी है। अब वो कह रहे मेरा हक है, मैं कुछ भी करूं, कानूनी अधिकार है मेरा। देखिए, नदीम साहब खरीदें घर या और खरीदें, एक आजकल हमारे यहाँ पे जो अविश्वास की जो भावना बढ़ रही है, मैं समझता हूँ अभी इसको तूल देने की बजाय एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसले के तौर पे देखना चाहिए कि जो यदि लोग परेशान भी हैं या आरोप भी लगा रहे हैं, तो जो जिला में पुलिस है या SHO है वो इसको देखकर सॉर्ट आउट करे। मतलब न तो इग्नोर करने की बात है और ना इसको इस तरह से बढ़ावा देने की बात है, लेकिन एक कंप्लेंट के तौर पे भी रजिस्टर करके बात की जा सकती है कि कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन ये आशंकाएं जाहिर करना इसको बहुत अच्छा हिंदू नहीं होता, मुस्लिम एंगल ना दिया जाए, ना दिया जाए, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं सर, क्या रहता है, राजनीतिक दल, अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक दल बनाता है तो उसको अपना एक एड्रेस बताना पड़ता है रजिस्टर्ड, कि उसका राजनीतिक रजिस्टर्ड कार्यालय का है, और वो रेजिडेंशियल हो तो सकता है। वो रेजिडेंशियल हो सकता है, उसमें अलाउ है कहीं पे भी। और वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग के लोग आते हैं कि जो आपने राजनीतिक दल बनाने के लिए आवेदन दिया है उस घर पर वो बोर्ड लगा है कि नहीं। तो कुछ समय तो लोग क्या करते हैं, बोर्ड लगा देते हैं। मुझे लग रहा है कि ये भी होना चाहिए कि रेजिडेंशियल एरिया में आप राजनीतिक दल का कार्यालय बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। जब अगर चुनाव आयोग परमिशन दे रहा है कि आप रेजिडेंशियल एरिया को अपना घर का पता को बता सकते हो कि यहाँ चुनाव का दल बना रहा हूं, तो मुझे लगता है फिर उसने बनाया होगा। एक लाइन में सर, इतना ही समय मेरे पास प्लीज इस इशू पर। वहाँ तो सारी मुजफ्फरपुर एक सेंसिटिव प्लेस है। मुजफ्फरनगर एक सेंसिटिव प्लेस है। लोग अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो इस समय, मतलब हम तो मानते हैं कि हिंदू मुसलमान साथ रह सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझे बिना इस पर कोई अंतिम टिप्पणी देना कठिन है। ये समस्याएं जगह जगह पैदा हुई है। हमने अभी हिमाचल प्रदेश में देखा है कि एक भाई साहब आए और 3-4 मंजिल बन गया और फिर वहाँ क्या समस्या पैदा होगी, तो वो समस्या पैदा न हो, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है।